नमस्कार, सुप्रभात। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं धर्मेंद्र आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछली कुछ कक्षाओं से 72वीं यानी 72nd बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग टारगेटेड कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं और इसमें हम लोग मुख्य रूप से आपके 72वीं बीपीएससी में भूगोल विषय से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम संक्षेप में आपको चीजों को घालमेल कर रहे हैं, बल्कि हम थोड़ा विस्तार के साथ, हालांकि जैसा कि सामान्य कक्षाओं में आपकी पढ़ाई होती है बहुत विस्तार से और धीमे धीमे, चूंकि हमारे पास समय सीमित है, तो हम उन्हीं चीजों को, है ना, कंपाइल करके आपको एक समग्र रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो अच्छी तरह से इसका विश्लेषण कर पाएंगे, और जो लोग अभी तैयारी के क्रम में हैं उनको विश्वास करना होगा कि मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो समग्र है, पर्याप्त है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपके साथ बिहार के भूगर्भिक संरचना के बारे में, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया था। पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग उसके आगे बिहार की भौतिक संरचना के बारे में, खास करके हम बिहार का जो भौतिक विभाजन है, जो फिजिकल डिवीजन है बिहार का, हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न आते ही हैं। और जैसा कि मैंने अभी चर्चा किया कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था बिहार की भूगर्भिक संरचना के बारे में, और मैंने बताया था कि बिहार को भूगर्भिक संरचना के हिसाब से अगर देखा जाए तो भूगोलवेत्ताओं ने 4 हिस्सों में विभाजित किया था। यानी बिहार का समूचा जो भूगर्भिक संरचना है उसका उत्थान, उसका निर्माण 4 अलग अलग अवसरों में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि बिहार का जो ये हिस्सा है ना, बिहार का जो ये हिस्सा है जिसको दक्षिणी बिहार के पठार के रूप में हम लोग जानते हैं, आपको पता होगा इस हिस्से का निर्माण सबसे पहले हुआ। और आपको यह भी पता होगा कि ये धारवाड़ चट्टान का इलाका है। ये कौन सा इलाका है भाई? ये धारवाड़ चट्टान से निर्मित इलाका है। और जैसा कि आप जानते हैं बिहार के भूगर्भिक संरचना में सबसे पहले इसी क्षेत्र का निर्माण हुआ। इसके बाद आप आएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो विंध्य पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है, जो विंध्य पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है ना, इसका निर्माण अगर आप देखिएगा तो इसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ था। तो इसका निर्माण दूसरे अवस्था में हुआ, इसका निर्माण पहली अवस्था में हुआ। इसके बाद आप देखिएगा तो ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी का इलाका है, दरअसल जो शिवालिक श्रेणी का इलाका है, जिसको आप बिहार का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जहां सोमेश्वर, हरहा और रामदून की पहाड़ियां हैं। ये जो क्षेत्र है इसका निर्माण टर्शियरी क्रम के चट्टानों से हुआ। और फिर पूरा का पूरा आप देखते होंगे ये जो बिहार है, जिसमें यहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है, और यहां से पूरा का पूरा जो बिहार है, ये उत्तरी बिहार का हिस्सा, ये दक्षिणी बिहार का हिस्सा, इसका निर्माण आप देखिएगा क्वार्टिनरी युग के चट्टानों से हुआ। इसका निर्माण आप देखिएगा, इसका निर्माण जो है क्वार्टिनरी युग के चट्टानों से हुआ। ये ध्यान देना है ना। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है, इन भूगर्भिक क्षेत्रों का निर्माण जो है
वो चार अलग अलग, वैसे तो है ना, अगर देखेंगे तो चार अलग अलग अवस्थाओं में हुआ। पहला जो ये बिहार का जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है, जिसका संबंध आप देखिएगा छोटा नागपुर के, झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उससे ये अंतर संबंधित है। तो इस क्षेत्र का निर्माण है ना सबसे पहले हुआ। यहां धारवाड़ युग की चट्टानों से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। फिर जो आप देख रहे होंगे कैमूर और रोहतास क्षेत्र की जो पहाड़ी है, जिसको हम लोग विंध्यन क्षेत्र भी कहते हैं, इसका निर्माण विंध्यन क्रम की चट्टानों से हुआ। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का स्थान दूसरा है। तीसरा है ना ये टरसरी युग की चट्टानों का, जिसमें शिवालिक श्रेणी के जो है ना वैसे हिस्से जो आप आमतौर पर देखिएगा कि चंपारण के उत्तरी क्षेत्रों में जो शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियां हैं है ना उसके रूप में विकसित हुई, उसका निर्माण, उसका उत्थान है ना तीसरे चरण में टरसरी युग की चट्टानों से हुआ है। और शेष जो आप उत्तर है ना बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार के इस मैदान का निर्माण देख रहे हैं, इन चारों का निर्माण जो है चौथी अवस्था में हुआ है ना। और इसको हम लोग कहते हैं क्या, क्वाटिनरी युग की जो चट्टानें थी है ना, क्वाटिनरी युग की जो अवसादी चट्टानें थी, विशेष करके गंगा और उनकी जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बहुत सारी नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए अवसादी मिट्टी के है ना लगातार निक्षेप होने और उस निक्षेप के निचले तल के रूपांतरण के कारण जो क्वाटिनरी युग की चट्टानों का निर्माण हुआ, उसी से है ना बिहार के मैदानी भाग, चाहे उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार के मैदान का निर्माण हुआ। तो ये हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज मैंने है ना जल्दी से संक्षेप में आपको बता दिया कि बिहार जो है उसका भूगर्भिक संरचना चार अवस्थाओं में विकसित हुआ। पहली अवस्था थी धारवाड़ चट्टान की अवस्था, दूसरी विंध्यन चट्टान की अवस्था, तीसरा टरसरी चट्टान की अवस्था और चौथा क्वाटिनरी चट्टान की अवस्था। पिछली क्लास में मैंने आपको याद होगा विस्तार से समझाया था कि पृथ्वी पर अलग अलग चट्टानों का विकास कैसे कैसे हुआ। आपको याद होगा मैंने बताया था सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानों का विकास हुआ और उसी आर्कियन युग के चट्टानों में उसके, दरअसल हमने बताया था कि आर्कियन युग की जो चट्टान है वो कैसी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। उन आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से, उसके अवसादों के जमा होने से जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको हम लोग कहते हैं क्या भाई, धारवाड़ चट्टान। सबसे पुरानी चट्टान है, लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले तक उसका विकास हुआ। और वो कब से था, 4.6 अरब वर्ष से लेके 2.6 अरब वर्ष पहले तक है ना धारवाड़ चट्टानों का समय था। इसके बाद आप देखिएगा विंध्यन चट्टानों का समय आया, काफी बाद में आया, लेकिन बीच में जो समय था वो कुडप्पा चट्टान था। आप कहेंगे सर हम समझ नहीं पा रहे, तो जरा ध्यान से इस चित्र को देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये पिछले क्लास का ही स्लाइड मैंने आपकी मदद के लिए रख दिया है कि भाई भारतीय चट्टानों का जब वर्गीकरण करते हैं तो आप देखिएगा सबसे पहले आर्कियन समूह की चट्टान है। और आर्कियन समूह के चट्टान में जो पहला आर्कियन चट्टान है ये कैसा था भाई, तो ये था आग्नेय चट्टान। इसी से बना क्या, धारवाड़ चट्टान है ना। और धारवाड़ चट्टानों के अपरदन से क्या बन गया, कुडप्पा चट्टान। और कुडप्पा चट्टान के अपरदन से क्या बन गया, विंध्य क्रम की चट्टानें। तो अभी देखिएगा जब हम बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं तो धारवाड़ चट्टान नंबर 1 है ना। उसके बाद देखिएगा कुडप्पा चट्टान बिहार में नहीं है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। और फिर देखिएगा ये टरसरी युग की चट्टानें हैं शिवालिक श्रेणी वाली। और फिर क्वाटिनरी युग की चट्टानें हैं बिहार के मैदान वाली। तो आपने क्या देखा, ये जो आर्कियन युग है ना समूह की चट्टानें हैं ये 4 अरब वर्ष से लेके 2.5 अरब वर्ष पहले का है। ये 1400 करोड़ से लेके 600 करोड़ वर्ष पहले का है पुराण की चट्टानें, जिसमें कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों का समय आता है। फिर है 600 करोड़ से लेके 300 करोड़ वर्ष पहले द्रविड़ियन समूह की चट्टानें हैं। बिहार में इस काल की कोई चट्टान नहीं है। चौथा है ना
35 करोड़ से लेकर 30 करोड़ वर्ष पहले वाली आर्यन समूह की चट्टानें, तो इसमें आ जाती है गोंडवाना युग की चट्टानें, दक्कन ट्राइब की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें और क्वाटिनरी युग की चट्टानें। लेकिन फिर से मैं इसको कह के समअप करता हूं कि बिहार का जो भूगर्भिक संरचना है उसका निर्माण 4 अवस्थाओं की चट्टानों से हुआ है। पहला, बिहार का जो दक्षिणी हिस्सा है धारवाड़, जो कैमूर और रोहतास की पहाड़ी है उससे विंध्यक्रम की चट्टानें, और तीसरा जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, हरहा घाटी की पहाड़ी है ना, और रामदून की जो पहाड़ी है उसका निर्माण टर्सरी युग की चट्टानों से हुआ। और फिर उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के मैदानी हिस्से का निर्माण इस क्वाटरनरी युग की चट्टानों से हुआ है। तो बस इतना ही था क्या, बिहार का भूगर्भिक संरचना। आइए बिहार के भूगर्भिक संरचना के बाद आज हम लोग पढ़ लें बिहार का भौतिक विभाजन, यानी फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार। अब देखिएगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार जब हम लोग पढ़ेंगे, बिहार का जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, तो उसमें भी कमोबेश इसी स्वरूप में पढ़ेंगे कि बिहार को मुख्य रूप से भूगोलवेत्ताओं ने 3 भौगोलिक या कह लीजिएगा 3 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन है? तो एक है नीचे का दक्षिण का पठारी क्षेत्र, फिर है ऊपर सोमेश्वर और हरहा घाटी और रामदून की पहाड़ियां, और तीसरा है बिहार का, है ना, गांगेय मैदान। तो बिहार के गांगेय मैदान में देखिएगा तो उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान दोनों आ जाता है। तो इसी चीज को जो मैंने बताया है इसको चित्र के माध्यम से समझिए। मेरा मानना है चित्र के माध्यम से आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने दिल दिमाग में इन बातों को समाहित कर पाएंगे, है ना। आप देखिएगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए, ताकि जल्दी जल्दी हमें मानचित्र बनाने में समय ज्यादा खर्च नहीं हो और अच्छे तरीके से बना हुआ मानचित्र आपके दिमाग पर अच्छा असर डालेगा। तो देखिएगा कि हमने क्या दिखलाया आपको कि मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो ये एक ही है, मैंने अलग रंग से जरूर दिखलाया है लेकिन एक ही है, कैमूर का पठार, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, है ना, ये समूचा। इसके अलावा आप देखिएगा कि खड़गपुर की पहाड़ी यहां मिलेगा, ये भी इसी में समाहित है, जिसको हम लोग दक्षिण का पठारी क्षेत्र कहते हैं। फिर दूसरा जो है ना, वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में तो आप जानते ही हैं कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा किया, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखें तो ये क्या है भाई, ये है सोमेश्वर की पहाड़ी। दूसरा ये देखिएगा हरहा घाटी है, दरअसल हरहा नदी घाटी है ये। और तीसरा अगर आप देखिएगा तो यहां पर रामनगर दून है ना। तो हम लोग अगर इसको व्यवस्थित रूप से लिख दें तो ज्यादा आनंद आएगा आपको भी। आप लोगों से निवेदन है कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे मैंने सूप में क्या बताया, सोमेश्वर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी है ऊपर वाला हिस्सा। दूसरा है हरहा नदी घाटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, बीपीएससी में आया हुआ है कि हरहा नदी घाटी अवस्थित है कहां, तो शिवालिक श्रेणी में, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में, है ना, मध्य के गांगेय मैदानों में। तो आप देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप में से अधिकांश लोग, जो लोग 72वीं बीपीएससी के लिए एकदम बिल्कुल कमर कस के तैयार हैं, उनको पता चल ही गया होगा 2 दिन पहले बीपीएससी ने आपके उत्तर पुस्तिका में, यानी आंसर शीट को भरने के तरीके में एक बदलाव किया है। आपको याद होगा बहुत पहले 5 विकल्प हुआ करते थे। बाद में जो नए बीपीएससी के अध्यक्ष आए तो उन्होंने क्या किया, उस 5 विकल्प के जगह पर उसको 4 विकल्प वाला
उत्तर बना दिया। अब उन्होंने फिर से पांचवां विकल्प भी जोड़ा है। पहले क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे जिनका प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर उनको नहीं पता होता था वो खाली छोड़ देते थे। आयोग का मानना है कि इसी से भ्रष्टाचार का बीजारोपण भी होता था। कुछ लोग जो प्रश्न का उत्तर सटीक पता नहीं है उसका उत्तर बिल्कुल खाली छोड़ देते थे और बाद में अनैतिक तरीके से, है ना, उसको भरवा करके अपना रिजल्ट सुनिश्चित कर लेते थे। आयोग इसी भ्रष्टाचार से बचने के लिए और परीक्षा में पारदर्शिता बरकरार रखने के लिए क्या कर रहा है, इस बार से पांचों विकल्प आपको भरना अनिवार्य कर दे रहा है। हो सकता है कि चार में से किसी का विकल्प आपको पता नहीं है, तो पांचवा में लिखना है कि भाई हमें उत्तर पता नहीं है या विकल्प हमें पता नहीं। और जो लोग छोड़ करके आ जाएंगे, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग के तहत उस क्वेश्चन को खाली माना जाएगा। तो इस चीज को और अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हो सकता है हम भी एक अलग से इस पर एक छोटा सा वीडियो बना करके आपके सामने इसको रख दें, लेकिन इस पर जरूर सचेत होकर के और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर उससे उत्तर पुस्तिका भरते समय त्रुटि हो गई तो फिर सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो देखिएगा कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हरहा नदी घाटी कहाँ है, रामनगर दून कहाँ है, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है। तो ये तीनों के तीनों कहाँ है भाई, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में आप सबसे पश्चिम के इधर में, दक्षिण पश्चिम में कैमूर का पठार देख रहे हैं, जिसमें कि कैमूर और रोहतास का पठार है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि ये विंध्यन रेंज का क्षेत्र है। क्या है भाई, ये विंध्यन रेंज का क्षेत्र है। और याद रखिएगा, इस विंध्यन रेंज के क्षेत्र में मुख्य रूप से अगर आप देखिएगा तो इसकी चट्टानी विशेषता है, खास करके यहां बलुआ पत्थर बड़े पैमाने पर मिलता है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो यहां पर आप देखिएगा चूना पत्थर भी बड़े पैमाने पर मिलता है। और यही कारण है कि बिहार में जो सीमेंट उद्योग है वो इसी जगह पर केंद्रित है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको, जब बिहार का भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे तभी भी बताया था कि ये जो दक्षिण का, बिहार में जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, बिल्कुल गया से लेकर भागलपुर तक, मुंगेर तक, बांका तक, तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, ये क्या है भाई, ये छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित हिस्सा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। फलस्वरूप यहां के धारवाड़ चट्टानों में कई प्रकार के खनिज संपदा उपलब्ध है, जिसको हम अलग से बताएं। तो बिहार का जब आप भौगोलिक विभाजन कर रहे हैं, जब भौतिक विभाजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, फिर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी आप कह सकते हैं शिवालिक का क्षेत्र, और तीसरा है बिहार का गांगेय मैदान। तो इस गांगेय मैदान को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, और हमारी जो पवित्र गंगा नदी है वो बिहार के मैदान को दो हिस्सों में विभाजित करती है ना। गंगा नदी के उत्तर का हिस्सा उत्तर बिहार का मैदान, और गंगा नदी के दक्षिण का हिस्सा जो है वो दक्षिण बिहार का मैदान कहलाता है। ठीक है। अब देखिएगा कि यहां पर लिखा, मैंने जो बातें हमको बताई वहीं लिख दिया, ताकि आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा कि विद्वानों ने प्राकृतिक बनावट के आधार पर बिहार के समस्त भौतिक भूभाग को तीन हिस्सों में विभाजित किया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो मैंने बताया, आप बोलिएगा सर बार बार आप तो नीचे से बता रहे हैं, तो नीचे से हम बता रहे हैं प्राचीनता के हिसाब से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि प्राचीन कौन सा हिस्सा है बिहार का, निचला हिस्सा, इसलिए मैंने पहला इसको दिया स्थान, दूसरा इसको, तीसरा इसको, है ना। यहां मैंने लिखा है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हमने सोमेश्वर की घाटी, हरहा नदी, हरहा है ये भाई, गलती से लिखा गया है ना, हरहा नदी घाटी। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हुआ, दूसरा गंगा का मैदानी हिस्सा हो गया ये वाला,
और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो मोटे तौर पर बिहार को इन 3 भौतिक भूभागों में विभाजित किया गया है। अब आइए हम लोग इसको बारी बारी से देख लें। सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो मैंने बताया आपको कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, हरहा नदी घाटी है और रामनगर दून है, ये तीनों के तीनों स्थित है कहां? उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में, या आप इसको कह सकते हैं शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। अब एक शब्द आपके सामने आया है दून। ये दून का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, दून क्या है भाई? मान लीजिए ये 2 पर्वतीय क्षेत्र है। इन 2 पर्वतीय क्षेत्रों के बीच ये जो हल्की ढलान वाली भूमि बनती है ना, क्या है? ये हल्की ढलान वाली जो भूमि बनती है, तो कहा जाता है कि जो लघु हिमालय और शिवालिक है ना श्रेणी के बीच ये जो हल्की ढलान वाली भूमि बनी है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या भाई? इसी को हम लोग कहते हैं दून। तो याद रखिएगा, पश्चिम की ओर इसको दून के नाम से जाना जाता है, और जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं इसको द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे आप उत्तराखंड में भी देख लीजिएगा, देहरादून और हरिद्वार, कोटद्वार, आपने नाम सुना होगा। तो दून है ना, क्या है भाई? कि 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच हल्की ढलान वाली भूमि है। और ये जो हल्की ढलान वाली भूमि है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो देखिएगा, इन दोनों पर्वतों के है ना जो चट्टान है, उनके टूटने फूटने से जो मलबा गिरता है बारिश के समय में, उस मलबा के जमाव के कारण ही ये ढलवाकार समतल भूमि का निर्माण होता है, जिसको हम लोग दून कहते हैं। तो रामनगर का दून भी वैसा ही है। ठीक है। उसके ऊपर आप देखिएगा हरहा नदी घाटी है। तो कई बार पूछा गया है कि शिवालिक श्रेणी में आप देखिएगा सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून को अलग कौन करता है? तो हरहा नदी घाटी इसको अलग करती है। क्लियर है ना? तो देखिएगा, इसी चीज को मैंने अगले स्लाइड में अलग से दिखलाने का प्रयास किया है। ये देखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी है ऊपर वाला, बीच वाला हरहा नदी घाटी है, और तीसरा ये रामनगर दून है, जो कि आप जानते हैं। हमने तीनों के तीनों चीजों को भी आपके सामने बारी बारी से पढ़ा। अब देखिएगा कि ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसमें 2-3 चीजें ध्यान देने वाली बात है कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमेश्वर की पहाड़ी ठीक है ना, बिहार को नेपाल से अलग करती है। बिहार को नेपाल से अलग करती है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बिहार को नेपाल से अलग कौन करता है भाई? तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो उसको अलग करती है। इसके अलावा देखिएगा कि ये जो सोमेश्वर की पहाड़ी आप देख रहे हैं ना, तो इसमें बिहार के इस हिस्से से नेपाल के हिस्से में जाने के लिए है ना दर्रे बने हुए हैं। दर्रा किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? कहते हैं है ना गैप। तो ये दर्रा जो है वो 3 दर्रा बना हुआ है। ध्यान रखिएगा कि ये आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो सोमेश्वर की है ना पहाड़ी है, मैंने इसी को यहां बढ़ा दिया। तो इस सोमेश्वर की पहाड़ी में आप देखिएगा 3 जगह पर गैप है। एक को कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा, एक को कहते हैं सोमेश्वर दर्रा। यहां पर 3 दर्रे हैं, सोमेश्वर दर्रा। इसके बाद भिखना ठूडी दर्रा, और तीसरा है पराबात दर्रा। ये तीनों के तीनों कहां है भाई? तो सोमेश्वर पहाड़ी में है। इसको ध्यान से याद रखना होगा, है ना। तो
सोमेश्वर का दर्रा है, भिकना ठूडी का दर्रा है और पराबाद दर्रा है। कहाँ है? तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी में ही है और इसके माध्यम से बिहार से लोग, है ना, इस दर्रे को पार करके बिहार से लोग कहाँ जाते हैं? नेपाल की ओर जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। अब आ जाइए इसके बाद दूसरा है बिहार का मैदानी इलाका। आप देख रहे होंगे, पहला हम लोगों ने ये पढ़ लिया, दूसरा क्या है? बिहार का मैदानी इलाका है। अब बिहार के मैदानी इलाके में जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये क्या है भाई, अगर आप देखिएगा तो ये है उत्तर बिहार का मैदान, उत्तर बिहार का मैदान, और ये है दक्षिण बिहार का मैदान। अब देखिएगा कि ये जो बिहार का मैदानी इलाका है, जो सबसे विस्तृत भूभाग है, आप खुद देखिएगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी का इलाका छोटा सा है ना। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा नहीं है। बिहार के भूभाग में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस भूभाग का आता है? तो याद रखिएगा, बिहार के मैदानी हिस्से का आता है। अब आपको पता ही है कि बिहार के इस विशाल मैदानी भूभाग का निर्माण गंगा और उसकी ढेर सारी सहायक नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो मिट्टी और गाद है उसके जमा हो जाने से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो आप देखेंगे गंगा नदी के उत्तर से कई नदियां निकलती, जैसे कि हिमालय की तराई से देखिएगा तो आप देखिएगा घाघरा नदी है ना, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इसके अलावा कोसी है, इसके अलावा महानंदा नदी है। जब आप दक्षिण में जाएंगे इस ओर, माने गंगा नदी के नीचे जाएंगे तो वहां आपको कई नदियां मिल जाएंगी। जैसे सबसे प्रमुख नदी में अगर आप देखेंगे तो यहां से गुजरती है कौन? यहीं से गुजरती है सोन नदी। ठीक है ना। इसके अलावा फिर अगर देखेंगे बगल से पुनपुन गुजरती है, फिर यहां से किऊल गुजरती है और यहां से अजय नदी गुजरती है। तो ये सभी नदियां, चाहे उत्तर बिहार की नदियां हो या दक्षिण बिहार की नदियां हो, विशेष करके वर्षा काल में अपने साथ भारी मात्रा में जो मिट्टियां, बालू, गाद है ना बहा कर ले जाती है और उसको यहीं पर निक्षेपित करती है, यानी इसको वहां पर डिपॉजिट कर देती है और इसी से विशाल गंगा के मैदान का निर्माण हो। गंगा के मैदान में अगर आप देखिएगा तो जो उत्तरी गंगा का मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 56,986 वर्ग किलोमीटर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ते हैं आप लोग। और दक्षिण बिहार का अगर देखिएगा तो 33,670 वर्ग किलोमीटर है ना, इसका क्षेत्रफल है। तो कभी भी ये भी पूछा जा सकता है। अब हमने आपको लिख दिया कि जो उत्तर बिहार का मैदान है उसका निर्माण कैसे होता है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि गंगा और उसकी उत्तरी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेप से। तो उत्तरी सहायक नदियां कौन है? अभी हमने बताया आपको। इसके अलावा जो दक्षिणी गंगा बिहार का मैदान है वो गंगा और उसकी दक्षिणी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है। देखिए आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या किया, नदी को है ना, बिहार से बहने वाली नदी को भी यहां पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे तो हो सकता है इस नदी को आप और थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं। अब देखिए यहां पर साफ साफ दिख रहा है, आप भी शायद देख पाएंगे कि यहां से देखिएगा घाघरा नदी ऐसे आई हुई है, ये गंडक नदी है, ये बूढ़ी गंडक नदी है ना, ये बागमती है जो कि बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। फिर ये कमला है, ये कोशी है और ये महानंदा है।
ठीक है ना। तो ये हुआ उत्तर के, है ना, उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियां जो आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। अब इधर से देखिएगा तो यहां से है कर्मनासा नदी। इसके अलावा तो बिहार में थोड़ा दूर ये प्रवाहित होती है, इसलिए हम इसको काउंट करते हैं। इसके अलावा आप देखिएगा ये सोन नदी, ये पुनपुन है, ये फल्गु नदी है, ये किऊल है और ये अजय नदी है। तो ये हमने आपको इसलिए बताया कि ये हम लोग क्या देखते हैं भाई, हम लोग ये देखते हैं कि गंगा और उसकी उत्तरी सहायक नदियों के अवसादों से उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ और गंगा और उसकी दक्षिणी सहायक नदियों के अवसादों से, है ना, दक्षिणी बिहार के मैदान का निर्माण हुआ है। अब अगर देखेंगे आप तो क्या पाएंगे कि उत्तर बिहार के मैदानों में दोआब की, उत्तर बिहार के मैदान में अगर आप देखेंगे तो दोआबों का जो है अस्तित्व पाया जाता है। दोआब किसको बोलते हैं? दो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित जो बीच वाला क्षेत्र है उसको हम कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। ठीक है ना। तो जैसे कि अभी हम दिखलाएंगे आपको मानचित्र में भी, जैसे देखिएगा कि यहां से क्या है, आपको मैंने दिखलाया कौन सी नदी गुजरी यहां से, है ना, यहां से कौन सी नदी गुजरी भाई? तो मैंने बताया था आपको कि यहां नदी जो है वो बाहर बढ़ती आती, थोड़ा सा बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में मिल जाती है, और ये सोन नदी है। याद आ रहा है ना? कौन सा नदी बताया था? आप देखिएगा, बस ये थोड़ी समय पहले आपको बताया है, ये जो नदी है ना, कौन है भाई? कर्मनाशा नदी। तो जो कर्मनाशा नदी है ना, और आप देखेंगे जो कर्मनाशा नदी है और जो सोन नदी है, तो इन दोनों के बीच का ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कर्मनाशा सोन दोआब। क्या कहलाता है? कर्मनाशा सोन दोआब। उसी प्रकार आप देखिएगा सोन नदी और किऊल नदी के बीच भी, सोन नदी और आप देखिएगा किऊल नदी के बीच भी एक दोआब है, बहुत विशाल सा दोआब है, जिसको आमतौर पर हम लोग क्या है, मगध के पठार के नाम से या मगध के मैदान के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह भी सोन किऊल दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से उत्तर बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो घाघरा और गंडक का दोआब है, गंडक और सोन का दोआब है, सोन और महानंदा का दोआब है। ये सब मानचित्र में हम आपको दिखला देंगे। तो इसलिए बताया गया कि उत्तर बिहार के मैदानों में दोआबों की बहुतायत है। जैसे हमने क्या बताया, चलिए आपको दिखलाई देते हैं, है ना, तब वो ये और क्लियर हो जाएगा। देखिए ये दिखलाया गया ना, घाघरा नदी और गंडक नदी, तो गंडक और घाघरा का दोआब है यहां पर। इसके अलावा ये गंडक नदी और यहां कोशी नदी है, तो गंडक कोशी का दोआब है विशाल। ये कोसी और महानंदा नदी है, तो कोसी महानंदा का दोआब है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया सोन और किऊल का दोआब, जिसको मगध का मैदान भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा भोजपुर का मैदान, तो दरअसल ये कर्मनाशा और सोन नदी के बीच का दोआब है। इसके अलावा आप देखेंगे किऊल और अजय नदी का दोआब है, जिसको पूर्व मध्य बिहार का मैदान भी कहते हैं। तो ढेर सारे, याद रखिएगा कि उत्तर बिहार के भूभाग में, है ना, कई दोआबों का निर्माण होता है। ठीक है। मुख्य रूप से घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोशी दोआब और कोसी महानंदा दोआब ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दक्षिण भारत की जो स्थलाकृति है, ये दक्षिण बिहार की जो स्थलाकृति है, थोड़ी भिन्न है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बिहार के इस हिस्से में अगर देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, तो उधर से ढलान किधर है? गंगा की तरफ।
और इधर हमने क्या बताया, छोटा नागपुर का पठार है, तो पठारी भूभाग से ढलान किधर है, उधर है, गंगा नदी की तरफ। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों में, दक्षिण बिहार में जो ढलान है वो काफी तीव्र है, तो वहां दोआब का निर्माण नहीं हो पाता है, कम माने होता है। विशाल दोआब आपको देखिएगा उत्तर बिहार में मिलेगा, उतना विशाल दोआब आपको दक्षिण बिहार के इलाके में देखने को नहीं मिलेगा। बस आप देखेंगे कि गंगा नदी के समानांतर जो क्षेत्र है, जो ताल का क्षेत्र है, इस ताल के क्षेत्र के पास ही कुछ दोआब आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा दक्षिण बिहार के मैदान में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं, और इन पहाड़ियों का अस्तित्व कहां है, ये जो बिहार का जो दक्षिणी पठारी भूभाग है, वहां छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाएंगी। जैसे आप देखिएगा बिहार शरीफ में पीर पहाड़ी है, जेठियन की पहाड़ी है राजगीर में, जहां देखिएगा अभी बिहार का पहला क्लिफ वॉक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां पर बिल्कुल खड़ी चट्टानों पर धातु और कांच की सहायता से ऐसे पर्यटन क्षेत्र बनाए जा रहे हैं जहां पर पर्यटक अपने आप को आकाश में झूलता हुआ महसूस करेंगे। तो ये जेठियन की पहाड़ी जो है उसी पर बनाया जा रहा है बिहार का पहला क्लिफ वॉक। तो देखिएगा ये कहां है, राजगीर में है। इसके अलावा बराबर की पहाड़ी गया में है, प्रेतशिला की पहाड़ी गया में है। तो ये छोटी छोटी पहाड़ियों का अस्तित्व पाया जाता है। जैसे उत्तर बिहार में आप देखिएगा है ना, दोआब की बहुतायता पाई जाएगी, तो दक्षिण बिहार में क्या मिलेगा आपको, ये छोटी छोटी पहाड़ियों का अस्तित्व आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम चलें तो देखिएगा कि आपको यहां उत्तर बिहार के इलाके में, उत्तर बिहार में या उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्र में एक और विशेषता देखने को मिलती है। कौन सी विशेषता भाई, तो उसको हम लोग कहते हैं गोखुर झील। गोखुर झील, ये क्या होता है भाई, गोखुर झील है ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी कि गाय की खुर की तरह जो झील होता है, या गार की खुर की संरचना का जो झील होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ना ऑक्सबो लेक। तो ये क्या है, दरअसल देखिएगा इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपको पता होगा उत्तरी बिहार में नदियां है ना, चूंकि मैदानी इलाका है, मिट्टी मुलायम है, तो नदियां हमेशा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। और देखिएगा नदियां अपना मार्ग परिवर्तित करती, ये नदी का मार्ग था। अब हो सकता है कि नदी जो है अगले चरण में है ना, यहां से बहते हुए ये इस रास्ते को पकड़ ले, और अब इसका पानी जो है ऐसे प्रवाहित हो रहा है, मैंने इस तरह से। तो कुछ समय के बाद क्या देखिएगा कि ये जो क्षेत्र है वो लगभग, आप इसको अगर अलग से बनाइएगा तो लगभग ये संरचना कैसी हो गई। तो नदी का ये जो क्षेत्र है वो तो है ना, पानी भी यहां छोड़ जाएगा, तो ये एक झील का निर्माण करेगा। लेकिन इस झील का है ना शेप कैसा होता, आकार कैसा होता, गाय के खुर की तरह, बैल के खुर की तरह, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, गोखुर झील। इस झील को आपने सुना होगा, गोखुर झील को छाड़न झील या मन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोखुर झील को और किस नाम से जाना जाता है ना, तो भाई छाड़न झील, मन, या आप देखिए एक और नाम है चौर। तो ये गोखुर झील का ही अलग अलग नाम है, गोखुर झील। तो आप क्या देखेंगे, उत्तर बिहार के मैदानी इलाके में है ना,
जो गोखुर झील है उसका निर्माण बड़े पैमाने पर होता है, और ये गोखुर झील जो है वो छाड़न झील, मन या चौर के नाम से भी जानी जाती है। अब आइए नेक्स्ट, लास्ट है दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है। तो हमने देखिएगा दक्षिण के पठारी क्षेत्र को अलग से दिखला दिया है, कैमूर रोहतास का पठार। तो ये जो है ना नीले रंग से है, कैमूर रोहतास का पठार है, और ये जो है खड़गपुर की पहाड़ी है। बीच का हिस्सा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। तो खड़गपुर का जो पठारी क्षेत्र है वो कौन सा है, ये है। तो खड़गपुर का पठारी क्षेत्र जो है वो कहाँ मिलेगा, आप देखिएगा खड़गपुर का जो पठारी क्षेत्र है वो बांका जिला विशेष तौर पर, है ना। मैं आपको मानचित्र में भी बता दूं, कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है कि ये कहाँ पाया जाता है। तो बिहार के मानचित्र में देख लीजिए इसको आप, देखिएगा यही इलाका है जो जमुई और बांका का इलाका है ना। इसी इलाके में आप देखिएगा खड़गपुर की पठारी है या खड़गपुर का पठार। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया पिछले वाले मानचित्र में, ये देखिएगा कैमूर है और यहां रोहतास है। तो इसको हम लोग या तो विंध्यन क्षेत्र कहते हैं या कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये बिहार का जो तीसरा भूभाग है ना, वो मुख्य रूप से है, आप देखिएगा कि पहले मैंने क्या बताया आपको, कैमूर और रोहतास का पठारी क्षेत्र और दूसरा खड़गपुर की पहाड़ी। तो ये जो कैमूर और रोहतास का पठार है इसकी विशेषता क्या है, ये तो आप जानते ही हैं। ये आप जरूर जानते हैं कि ये विंध्यन पर्वत का क्या है, विस्तारित रूप है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है मध्य प्रदेश से, है ना, अस्तित्व में है और आगे बढ़ते हुए ये कैमूर के पठार तक है। तो ये विंध्यन पर्वत का हिस्सा है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि इस इलाके में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का, है ना, जो है बलुआ पत्थर की खानें बहुत ज़्यादा हैं, चूना पत्थर की खानें बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो चूना पत्थर है ये मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख उत्पाद है। इसलिए बिहार में जो भी सीमेंट उद्योग है वो इस क्षेत्र में आपको अस्तित्व में देखने को मिलेगा। रही बात बलुआ पत्थर से, तो बलुआ पत्थर जो होता है वो भवन निर्माण में, इमारतों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। बड़ी बड़ी और बहुमूल्य इमारतें इससे बनती हैं। इसके अलावा जब बात आते हैं खड़गपुर की पहाड़ी की बात आती है, तो ये कोडरमा पठार के उत्तर में स्थित है। आपको मालूम होगा यहाँ पर झारखंड में कोडरमा का पठार है ना। यहाँ पर झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कोडरमा का पठार है, और इसी कोडरमा पठार के उत्तर में स्थित है कौन, खड़गपुर की पहाड़ी। और इसका जैसे मैंने बताया कि पूरब में इस तरफ अगर आप देखिएगा तो इस तरफ बांका है ना, और इस तरफ क्या है भाई, जमुई है। तो पूरब में बांका से लेके जमुई तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिएगा यहां पर हमने बताया था शुरू में ही कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहां पाई जाती हैं, और बिहार का सबसे प्राचीनतम भूभाग भी यही है। तो धारवाड़ की चट्टानों के कारण यहाँ क्या क्या मिलता है, तो देखिएगा धारवाड़ की चट्टानों में यहाँ पर स्लेट मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, अभ्रक मिलता है ना, बॉक्साइट और एस्बेस्टस मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो स्लेट या क्वार्ट्जाइट है ये सब कैसे पत्थर हैं, सब रूपांतरित है, मेटामॉर्फिक रॉक है। चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, चाहे अवसादी चट्टान हो, बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के गर्भ में समाहित रहे, अत्यंत दाब और दाब के कारण उनका रूपांतरण हो जाता है। इसको हम रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, है ना। तो देखिएगा स्लेट भी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्वार्ट्ज भी मेटामॉर्फिक रॉक है, अभ्रक भी, बॉक्साइट और एस्बेस्टस भी खूब पाया जाता है। खास करके क्वेश्चन आया हुआ है कि रूबी, है ना, किस्म की, उन्नत किस्म की अभ्रक कहां पाई जाती है,
तो याद रखिएगा इसी अब्रक की पहाड़ी में, ये अब्रक की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है अब्रक की पहाड़ी कौन सी है भाई? तो याद रखिएगा ये जो हिस्सा है ना, ये अब्रक की पहाड़ी का हिस्सा है। यहां पर रूबी अब्रक बड़े पैमाने पर पाई जाती है, जो उच्च गुणवत्ता वाली होती है। क्लियर है ना? अब आ जाइए, एक चीज और रह गया, और वो है कि अब तक हम लोगों ने देखा कि बिहार को, है ना, उसके बनावट के हिसाब से, प्राकृतिक बनावट के हिसाब से भूगोलवेत्ताओं ने 3 भागों में बांटा है। लेकिन कुछ बाद के विद्वानों ने बिहार को सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आर्थिक आधार पर कुल 10 भागों में विभाजित कर दिया है। तो देखिए, हो सकता है आपसे ये अलग अलग 10 भाग का नाम नहीं पूछेगा, लेकिन ये तो पूछ सकता है ना कि बिहार को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं के आधार पर 10 खंडों में, 10 भूभागों में किसने विभाजित किया है? तो बिहार के ही 2 विद्वान हैं, आप देखिएगा यहां अच्छे से, बिहार के ही 2 विद्वान हैं, है ना, प्रोफेसर राम प्रवेश और प्रोफेसर इनायत अहमद। इन्होंने बिहार के सामाजिक, सांस्कृतिक, है ना, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक एकरूपता के आधार पर, आप कहिएगा ये कैसे हो सकता है? देखिएगा कि हमारे ही राज्य में कुछ क्षेत्र में कुछ विशेष भाषा बोलने वाले लोग हैं। जैसे देखिएगा कि आप अगर इस इलाके में देखिएगा, जो भोजपुर का मैदान है, उस इलाके में भोजपुरी बोलने वाले लोगों का संख्या ज्यादा है। तो भाषाई आधार पर उसको एक अलग हिस्सा दे दिया गया। कई जगहों पर कृषि उत्पाद में एक रूपता है, खास करके आप देखेंगे गंडक और कोसी का जो दोआब है, विशाल दोआब, वहां बारिश के दिनों में अगर देखिएगा तो खेती नहीं होती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है, फिर वहां जो जल प्लावित क्षेत्र होता है, वहां कई विशेष प्रकार के उत्पादों का उत्पादन होता है। वैसे अनाज का भी उत्पादन होता है। तो वो इलाका आर्थिक रूप से संपन्न है। तो वो इलाका है, आप देखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गंडक कोशी का जो दोआब कहते हैं, जिसके उत्तर में मिथिलांचल पड़ता है, मिथिला भाषा बोलने वाले लोगों की एकजुटता है। तो इस आधार पर, कहीं पर प्राकृतिक आधार पर, कहीं पर आर्थिक आधार पर, कहीं पर सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर, है ना, उनको एक विशेष खंड में विभाजित किया है। तो ये विशेष खंड कौन सा है, ये आपके सामने चित्र मैंने बना दिया है। आप भी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा तो आसानी होगी, है ना। है, देखिएगा जरा ध्यान से सुनिए कि यहां पर घाघरा नदी, ये पीले रंग से दिखाई पड़ा है, मैंने लाल रंग से लिखा है घाघरा, ये गंडक नदी है। तो घाघरा गंडक दोआब, ये पहला खंड हो गया, नंबर 1। नंबर दूसरा हो गया गंडक कोसी का दोआब, अभी बताया आर्थिक आधार पर यहां समृद्धि है। नंबर तीसरा कोसी महानंदा दोआब। इसके अलावा ये तराई का इलाका है। जैसे किसी भी नदी, किसी भी पर्वत के नीचे आइएगा तो जो उसका फुट हिल्स एरिया होता है, जो पर्वत पदीय क्षेत्र होता है, वहां बड़े बड़े मोटे मोटे चट्टान और क्या कंकड़ पत्थर होते हैं, उसको हम लोग भाभर का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन भाभर के क्षेत्र के नीचे तराई का क्षेत्र होता है, जो आमतौर पर पर्वत से बहकर निकलने वाली जो नदियां हैं, है ना, उन नदियों से लबरेज, जल से लबरेज क्षेत्र होता है, जिसको हम कहते हैं तराई का क्षेत्र। तो इलाका दलदली होता है, उपजाऊ भी होता है। तो ये जो इलाका था वो तराई का क्षेत्र है, जो हिमालय के उत्तरी सीमा से लगता है। इसके बाद जब आप आइएगा तो कर्मनासा नदी और सोन नदी के बीच जो भोजपुर का मैदान है, जो कैमूर का पठारा भी आपने देखा। फिर ये लाल रंग से मैंने लिखा है सोन। तो सोन और क्यूल नदी के बीच क्या है, सोन क्यूल का दोआब है, जिसको मगध का मैदान भी कहते हैं। फिर ये क्यूल नदी है और ये अजय नदी है। तो क्यूल और अजय नदी के बीच क्यूल अजय का दोआब, इसको पूर्व मध्य बिहार का मैदान भी कहा गया है।
इसके अलावा खड़गपुर की पहाड़ी है ना, और ये है दक्षिण का पठारी क्षेत्र जिसको अभ्रक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि बिहार का अभ्रक क्षेत्र कौन सा है, तो यही है। यहां पर क्या है, रूबी अभ्रक पाया जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कौन सा अभ्रक भाई, रूबी अभ्रक, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 भाग में क्या है भाई, आधार क्या है। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा वो था प्राकृतिक बनावट के आधार पर, ये है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार पर, है ना। बिहार के ही 2 विद्वानों ने, जिनमें कौन था भाई, तो एक हैं पहले विद्वान प्रोफेसर राम प्रवेश और दूसरे विद्वान हैं प्रोफेसर इनायत अहमद। इन दोनों ने मिलकर के बिहार को, है ना, उपरोक्त आधार पर 10 भागों में विभाजित किया है। ये नाम जरूर याद रखिएगा, क्षेत्र भी आप जरूर याद रखिएगा। इससे पूरे बिहार का संरचना, चाहे वो भूगर्भिक हो या प्राकृतिक हो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरा दावा है। और अब पढ़ के देखिएगा, आप आगे नहीं भूलिएगा। तो आज हम लोग पढ़ाई को यहीं रोकते हैं। कल कक्षा में हम लोग बिहार की जलवायु, है ना, बिहार की मिट्टी इत्यादि को पढ़ेंगे। धन्यवाद।